हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकेट्रिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ईसीटी। यूनिवर्सिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर 16 नंबर का आता है तो आप इसको यूं की यूं एज इट इज छाप सकते हो, आपको कुछ भी मैटर इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं इसको पहले शॉक थेरेपी भी बोलते थे। अब ये क्या है, एक शॉक ट्रीटमेंट है या फिर इसको बोल सकते हैं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है। काम किस लिए आता है? मेंटल डिसऑर्डर से रिलीफ के लिए काम आता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि हम जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर सीजर्स इलेक्ट्रिकली इंड्यूस करते हैं, मतलब चला के इंड्यूस करते हैं सीजर्स, ताकि उनको जो उनका मेंटल डिसऑर्डर्स है उनसे उनको रिलीफ मिल सके। अब बात करते हैं, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी 1938 में, कंडक्ट करवाई थी यूगो सरलेटी और ल्यूसिनो बिनी ने। इन दोनों ने ही इसको सबसे पहले कंडक्ट करा था। अब बात करते हैं इसकी और, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि अमाउंट ऑफ करंट, भाई कितना अमाउंट है करंट का जो इसमें काम में आता है। तो इसमें आता है 70 से 130 वोल्ट, ठीक है। और अगर उसको एम्पियर में बात करें तो 1200 से 1600 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कितनी देर तक देनी है? 0.5 से 1 सेकेंड देनी है, ज्यादा देर तक अपन को नहीं देनी। फ्रीक्वेंसी 3 से ज्यादा एक वीक में नहीं देनी, ठीक है, 3 देनी है एक वीक में, 3 से ज्यादा नहीं देनी। नंबर कितने हैं? 6 से 25 तक अपन दे सकते हैं। लेकिन अगर क्रोनिक सीजोफ्रेनिक पेशेंट है उसको 20 से 25 ईसीटी अपन देते हैं। सीजर्स ड्यूरेशन कितनी देर, जब इसको हम दे देते हैं तो सीजर्स कितनी देर तक आएंगे? वो आएंगे 25 से 30 सेकंड तक। मैक्सिमम जो सीजर्स का ड्यूरेशन होता है वो होता है 30 से 90 सेकंड का। सीजर्स जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? वो होते हैं ग्रैंड माल सीजर्स। ये सारी जो नॉर्मल पॉइंट्स थे ईसीटी के बारे में। अगली बात करते हैं। अब बात आती है कि जब हम ईसीटी करते हैं तो हमको इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई कैसे करना है। इसका 2 तरीका होता है अप्लाई करने का। सबसे एक तो पहला होता है बायलेटरल ईसीटी और दूसरा होता है यूनिलेटरल ईसीटी। अब जैसे मान लीजिए एक पेशेंट का हेड है, ठीक है, ये पेशेंट का हेड है, ये पेशेंट का हेड हो गया। बायलेटरल ईसीटी में क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रोड है उसको बाय टेम्पोरल रीजन, ये जैसे टेम्पोरल रीजन है तो इस पे लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं? जो मतलब ये अपर ट्रेगस होता है ईयर का, इससे लेटरल कैंथस, इस जो कैंथस है ये लाइन है, इससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। मतलब अगर यहां पे 2.5 सेंटीमीटर आएगा तो यहां पे लगाएंगे दोनों साइड में, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है आउटर अपर ट्रेगस ऑफ ईयर से लेटरल कैंथस ऑफ आई से 2.5 सेंटीमीटर यहां पे लगाएंगे, ठीक है। ये अब बात करते हैं यूनिलेटरल ईसीटी में क्या होता है कि इसको हम लगाते हैं टेम्पोपेराइटल रीजन में। जैसे ये तो हो गया पेराइटल रीजन और ये हो गया टेम्पोरल रीजन, तो हम इसको टेम्पोपेराइटल रीजन में लगाते हैं। अब आपके मन में बात आएगा कि कौन से पेराइटल में लगाएंगे, राइट या लेफ्ट? तो हमेशा हम नॉन डोमिनेंट साइड में लगाते हैं, ठीक है। नॉन डोमिनेंट साइड कैसे होती है? मान लीजिए कोई पेशेंट राइट हैंडेड है, तो राइट हैंडेड पेशेंट की जो राइट साइड होती है वो ही नॉन डोमिनेंट होती है। जैसे आप इसको इस हिसाब से याद रखो, जो जैसा हैंडेड पेशेंट जैसे राइट हैंडेड है तो राइट हैंडेड ही नॉन डोमिनेंट होगी। तो इसमें हम हमेशा नॉन डोमिनेंट साइड लगाते हैं टेम्पोपेराइटल रीजन में, जिसको हम डेलिया पोजीशन भी बोलते हैं, और इसको हम बाय टेम्पोरल रीजन में लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आता है ईसीटी के टाइप्स की, कि भाई कितने तरह की ईसीटी होती है। अब ये 2 टाइप की ईसीटी होती है, डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी। अब सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट ईसीटी की। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है कि हम कोई भी सेडेशन उसमें नहीं देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी सेडेशन नहीं देते हैं ना, फिर भी इसमें साइड इफेक्ट डायरेक्ट ईसीटी में ज्यादा होते हैं, ठीक है। नो सेडेशन मोर साइड इफेक्ट। जबकि इनडायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है कि हम सेडेशन भी देते हैं और हमको साइड इफेक्ट भी नहीं मिलता कोई। तो सबसे ज्यादा प्रेफर करने का तो यही हुआ ना, क्योंकि जिसमें इसमें सेडेशन भी दे रहे हैं और साइड इफेक्ट भी नहीं आ रहे।
अब बात करते हैं डायरेक्ट ईसीटी की। तो डायरेक्ट ईसीटी में सबसे पहले क्या करते हैं, अपन को पेशेंट को नथिंग बाय माउथ रखना है या फिर नथिंग पर ओरल रखना है, कुछ नहीं देना खाने पीने के लिए। कब तक? 4 से 6 घंटे पहले ईसीटी के। ईसीटी जब अपन देंगे उससे 4 से 6 घंटे पहले तक अपन को पेशेंट को कुछ खाने को पीने को नहीं देना। फिर अपन क्या करेंगे कि एट्रोपिन सल्फेट लगाएंगे 30 मिनट पहले। जब भी हमको ईसीटी देनी है पेशेंट को उससे 30 मिनट पहले हम एट्रोपिन सल्फेट लगाएंगे पेशेंट को 0.5 से 0.6 mg का। ठीक है, अब हम ये क्यों लगा रहे हैं? ताकि उसके जो ओरल सीक्रेशंस हैं वो कम हो जाएं। ठीक है, ताकि जब भी पेशेंट को सीजर्स आए तो उसका जो एस्पिरेशन के चांस हैं वो कम रहे। फिर उसके बाद हम ईसीटी दे देंगे। ये तो हुई डायरेक्ट ईसीटी की बात। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ईसीटी की, जिसको हम मॉडिफाइड ईसीटी बोलते हैं। इसको कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले पेशेंट को नथिंग बाय माउथ या फिर नथिंग पर ओरल रखेंगे 4 से 6 घंटे पहले ईसीटी के। सेम। ठीक है, अब अपन ने बात करी थी इसमें मतलब अपन सिडेशन देंगे। तो सिडेशन देने के लिए सबसे पहले तो एट्रोपिन सल्फेट जैसे उसमें दे रहे थे 30 मिनट पहले ईसीटी के ओरल सीक्रेशंस को कम करने के, वो दे देंगे। फिर हम सबसे पहले इसमें सिडेशन के लिए एनेस्थेटिक एजेंट देंगे। कौन सा? सोडियम पेंटाथोल, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, या फिर ब्रिवाइटल शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, ये हो गया एनेस्थेटिक एजेंट। फिर हम क्या करेंगे, इसमें सक्सिनाइल कोलिन देंगे शॉर्ट एक्टिंग, या फिर पेनक्रोनियम दे देंगे लॉन्ग एक्टिंग। ये मसल रिलैक्सेंट्स हैं। ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि O2 थेरेपी देंगे पेशेंट को। O2 थेरेपी इसलिए देंगे कि हाइपोक्सिया की वजह से कई बार रेट्रोग्रेड एमनीशिया कंडीशन आ जाती है। ठीक है, मतलब मेमोरी लॉस की कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को अपन O2 थेरेपी देंगे। ठीक है, जब ये सब अपन प्रोसीजर कर देंगे उसके बाद अपन ईसीटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने पहले पढ़ा डायरेक्ट ईसीटी और दूसरा पढ़ा अपन ने इनडायरेक्ट ईसीटी। अब बात करते हैं कि ईसीटी हमको कौन कौन से पेशेंट में देनी है, इंडिकेशंस क्या है ईसीटी के। ठीक है, तो ईसीटी अपने ज्यादातर साइकोटिक पेशेंट में काम आती है। जैसे अपन ने जो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं इनको 2 भाग में बांटा है जनरली, साइकोटिक और न्यूरोटिक। जो साइकोटिक होते हैं वो ज्यादातर काम आती है। अब बात आती है इसमें इंडिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट को, सीवियर मेनिया के पेशेंट को, कैटाटोनिया, अजाइटेशन में, या फिर सीवियर सुसाइडल रिस्क को पेशेंट के लिए, सीजोफ्रेनिया के पेशेंट को, पेशेंट जो अपन जो एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स देते हैं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में, अगर उनकी ट्रीटमेंट को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है उसके साइड इफेक्ट को, तो हम ईसीटी देंगे। या फिर जब पेशेंट को पहले ईसीटी दे रखी है और उसका हमको गुड रिस्पॉन्स मिला है तो हम पेशेंट को ईसीटी देंगे। ठीक है, तो ये सारी बात थी इंडिकेशंस कि किस किस कंडीशन में हमको पेशेंट को ईसीटी देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि भाई कौन कौन से कंडीशन में हमको पेशेंट को ईसीटी नहीं देनी है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी हमने 2 भाग में बांटा है। सबसे पहला रिलेटिव और दूसरा एब्सोल्यूट। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन से होंगे? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो होंगे जिसमें हम मतलब पेशेंट को अगर हम मैनेज कर सकें उसको तो हम ईसीटी उसको दे सकते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो होते हैं जिनमें हमको बिल्कुल ही नहीं देनी ईसीटी। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव की। रिलेटिव में ये आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ रखा है तो हमको नहीं देनी, रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन में नहीं देनी, सेरेब्रल एन्यूरिज्म की कंडीशन में नहीं देनी, आर्टिफिशियल पेसमेकर हो तो नहीं देनी, या फिर कोई मैकेनिकल इंप्लांट हो बॉडी में, कोई मैकेनिकल इंप्लांट पहले से हो रखा हो तो नहीं देनी, या फिर ब्रेन ट्यूमर हो तो नहीं देनी। ये रिलेटिव कंडीशन है। अगर हम पेशेंट को मैनेज कर लेंगे कैसे ना कैसे करके तो हम दे सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आता है। अगला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब इन पेशेंट के अंदर हमको बिल्कुल ईसीटी नहीं देनी। अब इसमें आता है सबसे पहले एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इस कंडीशन में हमको नहीं देनी। प्रेगनेंसी की कंडीशन में बिल्कुल नहीं देनी। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं देनी। फ्रैक्चर हो पेशेंट को तो नहीं देनी। चाइल्ड बिलो 14 ईयर ऑफ एज, 14 साल से कम के बच्चे को हमको ईसीटी नहीं देनी। और ओल्ड एज मतलब जो ज्यादा एज के हो जाते हैं या फिर बूढ़े लोग हैं उनको भी हमको ईसीटी नहीं देनी। अब बात आती है कि भाई ईसीटी मान लो हम नहीं दें, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ईसीटी दें भी और हमको इफेक्ट नहीं मिले? तो ईसीटी इस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो नहीं करती। ईसीटी नॉट इफेक्टिव। न्यूरोसिस, जैसे मैंने आपको बताया था, अपन ने डिसऑर्डर्स को, मेंटल डिसऑर्डर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया, साइकोटिक और न्यूरोटिक। तो साइकोटिक के लिए तो मैंने इंडिकेशंस में बता दिया। न्यूरोटिक कंडीशन में, न्यूरोसिस में ईसीटी में कोई फर्क नहीं आता। ओबीडी, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में, साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज में, ठीक है, इसमें एल्कोहल वगैरह सब आ जाएंगे।
और न्यूरोटिक डिप्रेशन में, ठीक है, डिप्रेशन दो तरह का होता है, साइकोटिक और न्यूरोटिक। साइकोटिक में काम आ जाएगी, न्यूरोटिक में नहीं आएगी। और सीजोफ्रेनिया के भी दो टाइप्स हैं जिसमें काम नहीं आती। सीजोफ्रेनिक अपन ने इंडिकेशंस में लिखा था, लेकिन दो टाइप ऐसे हैं जिसपे काम नहीं आती। वो है पहला सिंपल सीजोफ्रेनिया और दूसरा हेवेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, ठीक है। अगली बात करते हैं। अब जब हम ईसीटी दे रहे हैं तो कुछ पेशेंट में हमको इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो साइड इफेक्ट क्या क्या मिलेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, शॉर्ट टर्म। दूसरा हेडेक हो सकता है पेशेंट को। तीसरा है टेम्परेरी कन्फ्यूजन, कुछ समय के लिए पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है। नोजिया, पेशेंट का जी घबरा सकता है, नोजिया हो सकता है। वोमिटिंग, पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। अगला है ड्राइनेस ऑफ माउथ, पेशेंट को डिहाइड्रेशन कंडीशन भी आ सकती है और ड्राइनेस ऑफ माउथ भी हो सकता है। अगला है टंग बाइट। टंग बाइट जैसे आपको पता है सीजर्स की कंडीशन आती है, जब अपनी जीभ क्या कभी कभी मतलब जिस पेशेंट को सीजर आएंगे तो उसकी जीभ अगर दांतों के बीच में आ गई तो टंग बाइट की कंडीशन होगी, तो वो साइड इफेक्ट में आ जाएगा। अगली बात करते हैं कि जब हम पेशेंट को ईसीटी देते हैं तो क्या हमको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली बात तो है हमको पेशेंट का इन्फॉर्म कंसेंट ले लेना है पेशेंट से, या फिर अगर पेशेंट अगर मतलब ओरिएंटेड नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो हम जो पेशेंट का अटेंडर उससे ले लेंगे, ठीक है। दूसरा है कि एनबीएम, पेशेंट को नथिंग बाय माउथ या नथिंग पर ओरल रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, डायरेक्ट टीसीटी और इनडायरेक्ट टीसीटी बताई थी जब 6 से 8 घंटे पहले ट्रीटमेंट के। रिमूव डेंचर, ग्लास, कॉन्टेक्ट लेंस, हियरिंग एड्स, हेयर पिन्स। अगर पेशेंट के मतलब बॉडी पे कोई भी हेयर पिन है या फिर मतलब कॉन्टेक्ट लेंस है या फिर चश्मा लगा रखा है, ग्लास है और क्या बोलते हैं कोई भी डेंचर्स वगैरह है तो उनको हटा देना है। हियरिंग एड्स लगा रखे हैं उनको भी हटा देना है अपन को ईसीटी देने से पहले। अगर पेशेंट फीमेल है और उसने नेल पेंट या फिर नेल पॉलिश लगा रखी है तो उसको भी हटा देना है, क्योंकि अगर हमको साइनोसिस देखना होगा तो फिर हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए पहले से उसको हटा देना है। अगला है एम्प्टी कर रखना है अपन को ब्लैडर को, ठीक है। पेशेंट को पहले से ही बोल के वॉइड करवा देंगे और ब्लैडर को एम्प्टी रखेंगे। या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको पता नहीं है और मतलब ज़्यादा ही मतलब सीवियर डिप्रेशन का केस है तो फिर हो सकता है अपन कैथेटर भी लगवा दें। अगला है इसके बाद हम प्री ऑपरेटिव मेडिसिन दे देंगे जो हमको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है। अगली बात आती है कि नर्सिंग केयर ड्यूरिंग प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमको क्या नर्सिंग केयर देनी है। सबसे पहले अपन को पेशेंट को ब्लड प्रेशर कफ लगा देना है उसके आर्म पे, ठीक है, ताकि हम उसका ब्लड बीपी कंटिन्यू मॉनिटर कर सकें। फिर हमको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है, ठीक है। ईसीटी के लिए हमेशा सुपाइन पोजीशन होगी। फिर हमको उसको क्या करना है, उसके पिलो लगा देना है, उसके जो हेड है उसके यहाँ पे बीच में उसको पिलो लगा देना है बैक पे, ठीक है। फिर उसको माउथ गैग इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, उसके माउथ गैग इंसर्ट कर दिया। फिर हम उसके आईवी लाइन इंसर्ट करके ईसीटी और ईसीजी दोनों इलेक्ट्रोड्स, ध्यान रखना ईसीटी और ईसीजी दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने अटैच कर दी, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ठीक है, वो पल्स प्रोब वो उसके फिंगर पे लगा दिया। अब हमने जो मेडिसिन दी थी पेशेंट को, मेडिसिन जो मैंने बताई थी आपको एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट्स हमने पेशेंट को दे दी। फिर हमने क्या करा कि 100% O2 ऑक्सीजन पॉजिटिव प्रेशर से पेशेंट को दी। फिर हमने क्या करा, चेक इफ बाइट ब्लॉक इज प्लेस टू प्रिवेंट टंग, कि हम उसको वापस चेक करेंगे कि भाई हमने बाइट ब्लॉक अच्छी तरह लगाया नहीं लाया, तो क्योंकि क्या है उसमें सीजर्स आएंगे पेशेंट में तो टंग बाइट का वो रहेगा, अपन को चांस रहेगा, इस वजह से। फिर लास्ट में क्या करते हैं हम ईसीटी दे देते हैं। अब बात करते हैं उसकी प्रायोरिटी केयर की। भाई पेशेंट जब पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में आ जाएगा, सबसे पहले तो पेशेंट को हम साइड लाइंग पोजीशन देंगे, ठीक है। साइड लाइंग पोजीशन क्यों देंगे, ताकि इसके सीक्रेशंस हैं वो बाहर निकल जाएं, ठीक है, एस्पिरेशंस होने से बचे। दूसरा उसको मतलब रिस्ट्रेंट नहीं करना है हमको, ठीक है, पेशेंट को रिस्ट्रेंट नहीं करना है। तीसरा है कि पेशेंट को हम इंजरी होने से बचाएं, साइड रेल्स लगा दें ताकि पेशेंट को सीजर्स आए तो इंजरी नहीं हो उसको, ठीक है। अगर उसके सीक्रेशंस आ रहे हैं तो उसको वाइप कर दें, ठीक है, वाइप कर दें सीक्रेशंस को, वाइटल साइन ले लें उसको, ठीक है, और उसको वियर मतलब जो हम उसको लूज क्लॉथ है ना वो वियर कराएं उसको, ठीक है। हमको पेशेंट को मैंने आपको बता दी रिस्ट्रेंट नहीं करना है। अगर पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स आ रहा है, गैग रिफ्लेक्स पेशेंट को हमको चेक करना है, ठीक है। अगर हम कोई भी और जब हम उसको फ्लूइड दे रहे हैं उससे पहले हमको गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, ठीक है। फिर एक चीज आती है, इसमें आता है इंजेक्शन डायजेपाम। इंजेक्शन डायजेपाम अगर पेशेंट को ज्यादा मतलब एंजाइटी वगैरह हो रही है, ठीक है, और मसल रिलैक्सेंट की तरह भी हमको काम में लेना है तो हम इंजेक्शन डायजेपाम पेशेंट को लगाते हैं।